वो कहते हैं कि 40,000 साल पहले से भारत के सभी लोगों का डीएनए वही है जो आज के लोगों का है। हम सभी के पूर्वज एक ही है। उन्हीं पूर्वजों के कारण हमारा देश फला फूला और हमारी संस्कृति बनी है। मोहन भागवत। अगर भागवत कह रहे हैं कि 40,000 वर्ष पहले से सभी का डीएनए समान है, तो फिर मुसलमानों को आक्रांता क्यों कहा? अगर सभी का डीएनए समान है, हमें तो बोलता ही रहता है। मगर उसने कहा कि हमें 2032 में जब पुणे करार को 100 साल पूरे हो जाएंगे तो हम डिमांड कर रहे हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट लागू करो। ये वकील है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये वकील है। कह रहा है कि मैं केस लड़ना चाहता हूं, मगर मेरे भाई को मैं कहना चाहता हूं कि मांगना तो ब्राह्मणों के पास ही पड़ेगा। ब्रिटिशों के पास करते तो न्याय करते, मगर ब्राह्मण न्याय करेंगे क्या? ब्राह्मण जुडिशरी के लोग हमारी बात को मानेंगे? इससे अच्छा एक तरीका है कि गांधी जी ने 1942 में कहा क्विट इंडिया मूवमेंट, तुरंत दूसरे दिन अंग्रेज लोग भागकर नहीं चले गए, 47 में चले गए। आज 100 साल पूरे हो गए। मैं इस 100 साल के उपलब्धि में मूल निवासी बहुजनों को तोहफा देना चाहता हूं, और वो तोहफा है आज हम यहां नागभूमि से कहना चाहते हैं कि मोहन भागवत और विदेशी ब्राह्मणों, भारत छोड़ो। 2024 में फोड़ेंगे तो भाषण में बहुत कह दिया, मगर एक्शन कुछ भी नहीं किया। दुश्मन को अलर्ट कर दिया, दुश्मन डर भी गया था, मगर दुश्मन को हौसला बढ़ाने के लिए पीछे हट गए, यानी समझौता कर लिया। अगर इस देश को बचाना है तो अब मैदान में उतरना होगा। 2029 के अंदर हम ईवीएम फोड़ेंगे और दिल्ली की मीटिंग में इसका ठोस फैसला करेंगे। और 2029 में मैं तो ईवीएम फोड़ने वाला हूं। 2029 में ईवीएम फोड़ूंगा, और ईवीएम फोड़ने के लिए लोगों को तैयार करेंगे। तो ब्राह्मणों का जो डीएनए है वो विदेशी है। ये मोहन भागवत को पता चल गया, सारी यंत्रणा काम पर लगाई। अब 100 साल पूरे हो गए। 10 दिन पहले बोला कि ब्राह्मण यही का है, हो सकता कल डीएनए का बयान भी दे दे। तो मैं आज कह रहा हूं, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उसका उधार नहीं रखना है। ये देश हमारा है, वो विदेशी ब्राह्मण है। हम इस देश के नागवंशी लोग हैं, हम इस देश के मूल निवासी लोग हैं। और ये जो नागवंशी लोग हैं, यही 6,500 जातियों के टुकड़े में तोड़े गए लोग हैं। ये एक क्लास के लोग हैं, एक वंश के लोग हैं, और ये उनका भारत है। और कल कानपुर देहात में लगभग 1 लाख लोग बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले हैं, और मुझे कानपुर में पहुंचना है। ये कार्यक्रम एक मकसद को लेकर आयोजित किया गया है, और उस मकसद को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिवली कुछ बातें हम यहां पर कर रहे हैं। आरएसएस को 100 साल पूरे हो गए हैं, तो आरएसएस एक संस्था है, उसको संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, ऐसा संविधान उसको अधिकार देता है। मगर आरएसएस ने संविधान को ही दायरे में रख लिया, और एक प्रधानमंत्री के मुंह से लाल किले से ये घोषित किया कि आरएसएस एक बहुत बड़ी संस्था है, एनजीओ है। मगर किसी लोगों ने नरेंद्र मोदी को घेर कर नहीं पूछा एनजीओ है तो उसका कहीं रिकॉर्ड है क्या? और आज नरेंद्र मोदी के हाथों से एक सिक्का प्रकाशित किया और एक डाक टिकट प्रकाशित किया, और नरेंद्र मोदी के कर कमलों से वो प्रकाशित किया गया, और नरेंद्र मोदी ने
आरएसएस की इतनी तारीफ की, उनका मैं भाषण सुन रहा था, तब मेरे मन में भाव आया कि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक भी नहीं है, उसको साधु बन जाना चाहिए। वो जो बयान आज दे रहा था, उसको प्रधानमंत्री पद छोड़ देना चाहिए और साधु बनकर वो बकवास करते रहना चाहिए। भारत की राजमुद्रा पर सम्राट अशोक के प्रतीक का आज अपमान किया गया। देखो, कल अशोक विजयादशमी है और अशोक विजयादशमी का जो महान दिन है, बाबा साहब अंबेडकर ने उसको चुना था, उसी दिन को याद में रखते हुए पूर्व संध्या में, पूर्व दिन में अशोक राजा का अपमान किया और अपने वक्तव्य में कहा कि भारत के कॉइन पर, मुद्रा पर कभी भारत माता का चित्र नहीं आ सकता था, वो हमने लाया, ये पहला इतिहास है। मोहन भागवत भारत के हैं क्या? पहला सवाल है, मोहन भागवत भारत के ही नहीं है। और भागवत की माता हमारी माता नहीं है। मोहन भागवत भारतीय नहीं है, विदेशी है, और आरएसएस विदेशी ब्राह्मणों का संगठन है। तो फिर वो कहां के हैं? ब्राह्मण लोग अगर भारतीय नहीं है, वो कहां के हैं? मोहन भागवत ने 2019 से, उसका एक बयान बीच बीच में आते रहते हैं, 2019 से लेकर 2024 तक उन्होंने कॉमन स्टेटमेंट दिए कि सभी का डीएनए समान है। कभी का हिंदू मुसलमान का डीएनए समान है, मगर अभी 10 दिन पहले उन्होंने कहा कि 40,000 वर्ष पहले तक यहां किसी का आक्रमण ही नहीं हुआ। उनका जो वक्तव्य है वो थोड़ा शॉकिंग वक्तव्य है। मैंने सोचा कि ये जो महाशय जो कह रहे हैं, ये महाशय के कहने में कितनी सच्चाई है। वो कहते हैं कि 40,000 साल पहले से भारत के सभी लोगों का डीएनए वही है जो आज के लोगों का है। हम सभी के पूर्वज एक ही है। उन्हीं पूर्वजों के कारण हमारा देश फला फूला और हमारी संस्कृति बनी है। मोहन भागवत। और इसको राष्ट्रीय मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज बताया, भागवत सभी का डीएनए समान है। तो मोहन भागवत ने कह दिया, फाइनल हो गया। हमारा पक्ष भी मीडिया के लोगों ने रखना चाहिए था। अगर भागवत कह रहे हैं कि 40,000 वर्ष पहले से सभी का डीएनए समान है, तो फिर मुसलमानों को आक्रांता क्यों कहा? अगर सभी का डीएनए समान है तो मुसलमानों के खिलाफ आपने जो जहर घोलने का काम किया, क्यों किया? क्यों कहा मुगलों का आक्रमण हुआ? क्यों कहा अंग्रेजों का आक्रमण हुआ? क्यों कहा डच पुर्तगीज लोगों का आक्रमण हुआ? क्या कहना चाहते हैं भागवत जी? 2019 से एक झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा था, अब 100 साल पूरे हो गए। भागवत जी घुमा घुमा कर ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं या लोगों का माइंड सेट कर रहे हैं कि भारत ब्राह्मणों का है। ये माइंड सेट चल रहा है घुमा घुमा कर। डेक्कन कॉलेज एक संस्था है, प्राइवेट संस्था है, ब्रिटिश काल से उत्खनन का कार्य करती है।
1966 को हरियाणा में उत्खनन हुआ था, एक रिपोर्ट है राखीगढ़ी की। बाद में वसंत शिंदे, एक गद्दार वसंत शिंदे, हमारे पास ओरिजिनल वसंत, हमारे पास देशभक्त शिंदे है, मगर एक शिंदे हैं गद्दार शिंदे। वसंत शिंदे, वो वहां पर उत्खनन के लिए गए और उन्होंने उत्खनन किया, वहां कंकाल मिले, मगर बीजेपी के लोगों को जानकारी मिला, यह जानकारी मुझे वहां के वजीर चंद सिरोही इन्होंने बताई, वही वो व्यक्ति है जिन्होंने इस साइट को एएसआई के नजर में लाया। उनका मैंने इंटरव्यू लेकर रखा है ताकि मेरी बात को पुष्टि हो जाए, सबूत हो जाए। वजीर चंद को मैंने कहा कि आपके पास वसंत शिंदे आते थे, मगर उस रिपोर्ट में आपको थैंक्स क्यों नहीं कहा, आपका कहीं नाम भी नहीं है। तो उन्होंने दुख भरे शब्द में कहा कि वसंत शिंदे को आरएसएस के लोगों ने ट्रैप कर लिया, क्योंकि उसने वहां पर मिली हुई सामग्री को 2-2 करोड़ रुपए में बेचा, वसंत शिंदे ने। तो उसके साथ समझौता किया गया और समझौते में यह तय हुआ कि आप वही बोलो जो हम चाहते हैं। आपको अगर बचना है, तो जेल में जाने से बचना है, तो आप वही बोलो जो हम चाहते हैं। और 2019 में जो डीएनए रिपोर्ट सेल नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ, उस रिपोर्ट का हेडिंग का टाइटल है कि राखीगढ़ी का जो कंकाल मिला है उसका उम्र 4700 साल पुराना है, और उसका जो डीएनए है वो द्रविडियन डीएनए है, और उसके हेडिंग में ही लिखा है स्टेपे पैस्टोरलिस्ट यामनिया लोगों का डीएनए हमें नहीं मिला, मतलब ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला। ये जो भारतीय ब्राह्मण है वो जहां से आए, वेस्ट यूरेशिया से आए, उनके भाईबंद आज भी जिंदा है, R1A1 उनका डीएनए ग्रुप है, और भारतीय ब्राह्मणों का डीएनए ग्रुप भी R1A1 है। तो भारतीय ब्राह्मणों को साइंस की परिभाषा में कहते हैं स्टेपे पैस्टोरलिस्ट यामनिया प्रजाति, इनका डीएनए नहीं मिला। इसका मतलब है ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला। और प्राचीन अखंड भारत जो है उसके बाउंड्री का एक भूभाग है, ईरानियन फार्मर्स, उनका डीएनए नहीं मिला। तो ये डीएनए रिपोर्ट से ब्राह्मण एक्सपोज हो गए। तो ब्राह्मण मोहन भागवत ने क्या किया, वसंत शिंदे को मैनेज किया और वसंत शिंदे को ब्लैकमेल करके मीडिया पर यह कहलाया कि ब्राह्मणों का डीएनए मिला, ब्राह्मणों का डीएनए मिला। और वसंत शिंदे ने यह तक रिकमेंडेशन किया कि सिलेबस में आर्यन इन्वेंशन थ्योरी, यानी ब्राह्मणों का आक्रमण का सिद्धांत जो पढ़ाया जाता है, अब ये बदला जाए और भारतीय सिलेबस में ये लिखा जाए कि ब्राह्मण लोग यही के मूल निवासी है। हमारे शिंदे जी ने कहा कि लॉकडाउन एक षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र में आरएसएस बीजेपी ने बहुत सारे काले धंधे किए। उस काले धंधे में और एक धंधा उन्होंने किया कि लॉकडाउन का सहारा लिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाया और भारतीय पाठ्यक्रम में ब्राह्मणों को मूल निवासी घोषित किया गया। यह बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोही कार्य आरएसएस और बीजेपी ने किया। उसके परिणाम आएंगे आने वाले 10 साल के अंदर, उसके परिणाम, उसके रुझान आना शुरू हो जाएंगे। तो साथियों, हम ये जो चर्चा कर रहे हैं, ये पांडित्य दिखाने के लिए नहीं कर रहे, भाषण ठोकने के लिए नहीं कर रहे। ये चर्चा हम इसीलिए कर रहे हैं कि आरएसएस के लोग शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, तो वो कल से देख रहे संघ गीत, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है, गाने, जिनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं,
संघ के एल्बम को प्रकाशित किया गया, वो साउथ इंडिया का जो गायक है उसके द्वारा। मगर वो गीत का म्यूजिक लंदन से लाया। भारतीय लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले आरएसएस के लोगों ने संघ गीत को लंदन का गीत लाया, लंदन का क्लासिकल गीत लाया, म्यूजिक बनाया। और आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आजादी के आंदोलन में संघ का सहभाग था। कितना बड़ा सहभाग था? कल उन्होंने जो म्यूजिक रिलीज किया उसमें ब्रिटिश लोगों का म्यूजिक है, और नरेंद्र मोदी आज कह रहे हैं कि संघ का आजादी में बड़ा योगदान था। अब पता चला वो म्यूजिक लाना ही देशभक्ति है। तो साथियों, आरएसएस के लोग डीएनए पर आज चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये हमारा सवाल है। पहले 2018 तक पूरे विश्व का डीएनए स्टडी किया जा रहा था। कहां से माइग्रेशन हो रहा है, कहां से विस्थापन हो रहा है, कौन कौन कहां गए, कौन से शताब्दी में गए, कौन से एरिया से गए। 92 डीएनए साइंटिस्ट लोगों ने एक रिपोर्ट 2018 को वर्ल्ड लेवल पर पब्लिश किया, और उसमें यह सिद्ध किया कि ब्राह्मण लोग ही हैं जो अलग अलग एरिया में माइग्रेट हो रहे, यूरोप में भी गए, और इधर कजाकिस्तान, कुर्बेस्तान के रास्ते से, इराक, ईरान, कजाकिस्तान से होते हुए खैबर खिंड के रास्ते से इंडस सिविलाइजेशन पर अटैक करने वाली जो प्रजाति है वो यामनिया प्रजाति है। ऐसा 2018 के रिपोर्ट में 92 साइंटिस्ट लोगों ने बताया। उन 92 साइंटिस्ट लोगों में ये वसंत शिंदे भी सहभागी था, क्योंकि वसंत शिंदे के नेतृत्व में राखीगढ़ी का उत्खनन हो रहा था, और राखीगढ़ी इंडस सिविलाइजेशन की सबसे एशियंट साइट थी, और वहां पुराना कंकाल मिला था। इसलिए 2 रिपोर्ट साइमल्टेनियसली काम कर रहे थे। एक राखीगढ़ी के रिपोर्ट पर 16 देशों के साइंटिस्ट लोग काम कर रहे थे, और 92 साइंटिस्ट लोगों में इसको इसीलिए रखा था क्योंकि इसके निगरानी में राखीगढ़ी का उत्खनन हुआ था। राखीगढ़ी का कंकाल का पीरियड 4700 साल पुराना निकला, और जो 92 साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं कि वेस्ट यूरेशिया से R1A1 वाले यामनिया ब्राह्मण लोग ईसा पूर्व 3300 में अपने देश से जत्थे के तौर पर निकल पड़े, और भारत में आते आते उनको कितना समय लगा? BC 1700 में आए, निकले कितने समय में? BC 3300 में निकले। BC यानी बिफोर क्राइस्ट 3300, आज के 2000 ज्वाइन करो, 5300 वर्ष पहले वो अपने भूभाग से निकल पड़े। इंडिया में कब आए? इंडिया में आए 1700 BC में, यानी आज से 3500 साल पहले वो यामनिया लोग भारत में एंट्री कर लिए। जब इनके हड्डियों से, इनके डीएनए से पता चला कि यामनिया लोग भारत में आए, तो अमेरिका में बैठे हुए, यूरोप में बैठे हुए ब्राह्मण लोगों ने उस रिपोर्ट पर आपत्ति लेना शुरू किया कि आप लोगों ने तज्ञ साइंटिस्ट लोगों की इस पर राय लेने के पहले आपने इसको पब्लिश कर दिया, ये आपने गलत कर दिया। बल्कि इससे ब्राह्मण लोग नाराज इसीलिए थे कि ब्राह्मण कब कब कहा गए, ये साइंटिफिक प्रूव हो रहा था, और भारत पर ब्राह्मणों ने आक्रमण किया, ये 92 साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव कर दिया था। उन 92 साइंटिस्ट लोगों को बुरा लगा कि ब्राह्मण लोग हमारे रिपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चर्चा नहीं होने दे रहे, हमें बदनाम कर रहे, हमारी इंटीग्रिटी पर सवाल खड़ा कर रहे। तो 92 साइंटिस्ट लोगों ने 25 साइंटिस्ट लोगों को और जोड़ दिया। जब सेल का रिपोर्ट 7 सितंबर 2019 को प्रकाशित हुआ, जो पुराना रिपोर्ट था उसको और एडिशनल जानकारी जोड़कर
वो रिपोर्ट भी उसी महीने में उसी तारीख को प्रकाशित किया। सेल का रिपोर्ट यानी राखी गढ़ी का रिपोर्ट एक सेल इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित किया गया, और जो 2018 का रिपोर्ट था वो रिपोर्ट दोबारा नए एडिशन के साथ द साइंस जर्नल में 2019 को उसी महीने में प्रकाशित हुआ, और बड़े दावे से कह दिया कि ब्राह्मण लोग विदेशी है, जंगली है, असभ्य है, और इन लोगों ने भारत पर इतने इतने साल आक्रमण किया, और उनके आक्रमण से ही इंडस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। वो रिपोर्ट की चर्चा अभी तक भारत में नहीं हो रही है। जो रिपोर्ट साइमल्टेनियसली प्रकाशित किया गया था, उस रिपोर्ट की चर्चा भारतीय मीडिया ने, टॉयलेट मीडिया ने चर्चा नहीं करने दिया। साथियों, दूसरा रिपोर्ट कहता है ब्राह्मण 3500 वर्ष पहले आए, और राखी गढ़ी का रिपोर्ट कहता है कि वो जो कंकाल है वो 4700 साल पुराना है। उस कंकाल में ब्राह्मण का डीएनए नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तब वो भारत में आए ही नहीं थे। ब्राह्मण लोग राखी गढ़ी के कंकाल में उनका डीएनए नहीं मिला क्योंकि वो 4500 साल पुराना है, क्योंकि तब ब्राह्मण भारत में आए ही नहीं थे, और ब्राह्मण भारत में आने का पीरियड 3500 वर्ष पुराना है। तो मोहन भागवत किस आधार पर कह रहे हैं कि 40,000 साल से सभी का डीएनए समान है? तो मोहन भागवत को ज्यूरी किसने बनाया? हाँ, ब्राह्मण को छोड़ के भारतीय लोगों का डीएनए समान है, ये साइंटिफिक सत्य है। मगर ब्राह्मण मोहन भागवत को अपराध बोध हो रहा है, और वो अपराध बोध क्या है? केवल मात्र ब्राह्मण विदेशी है। इस सच्चाई को छिपाने के लिए मोहन भागवत गोदी मीडिया या ब्राह्मणों का टॉयलेट मीडिया उसका मिसयूज करके कह रहा है कि ब्राह्मण लोग यही के मूल निवासी है। ये है हमारी आपत्ति। तो उन्होंने एक योजना बनाई, 2019 को रिपोर्ट आया। अब ब्राह्मण पर ये बला आ गई विदेशीपन की, और वो साइंटिफिक आ गई। तो मोहन भागवत के लोगों ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ज्ञानेश्वर चौबे को आगे किया, और ज्ञानेश्वर चौबे साइंस का प्रोफेसर, वो भी डीएनए एक्सपर्ट है। जाति का एक ही जाति का है, एक जाति ने दूसरे जाति को छुआ, उसको करंट लग गया, वो अलर्ट हो गया। और वसंत शिंदे तो हमारा आदमी है, मगर उसने गद्दारी किया। वसंत शिंदे देशद्रोही आदमी है, उसने गद्दारी किया। जो रिपोर्ट में नहीं है वो कहा। और मोहन भागवत के जाति का आदमी ज्ञानेश्वर चौबे को आगे किया, और ज्ञानेश्वर चौबे ने 2020 में स्टेटमेंट दिया। सारी मीडिया ने दिखाया। स्टेटमेंट का हेडिंग है कि 5000 वर्ष पहले संथाल और मुंडा, ये जो आदिवासी और अन्य आदिवासी लोग हैं, ये बाहर से भारत में आए। यानी ब्राह्मण लोग विदेशी है, ये डीएनए के आधार पर सिद्ध हो गया था। ये जो ब्राह्मण पर बला आ गई थी, ये बला टालने के लिए उन्होंने आदिवासियों के ऊपर ये बला को छोड़ दिया, उनके ऊपर विदेशीपन का ठिकरा लगा दिया। साथियों, ये जो ज्ञानेश्वर चौबे हैं, ये ज्ञानेश्वर चौबे ने 2007 अगस्त 2006 में बीएमसी जेनेटिक इस विश्व विख्यात जर्नल में अपना एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था, जिसका हेडिंग था पिछड़ी जाति तथा आदिवासी, इनके अंदर वाई क्रोमोसोम और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का फैसला। इसने ही क्यों बोला? इतने सारे ब्राह्मण लोग हैं, इसमें से यही ज्ञानेश्वर चौबे क्यों बोला? क्योंकि 2006 में एससी, एसटी, ओबीसी के अंदर जो डीएनए है, और वो डीएनए में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, इसके बारे में इसने माइक्रो स्टडी किया,
और इसने अपने रिपोर्ट में जो कहा इसमें वो पकड़ में आ गया। इसीलिए मोहन भागवत ने कहा होगा तुम्हारी रिपोर्ट के वजह से हमारा विदेशीपन खतरे में है, इसलिए तुमको ही बोलना होगा। 2006 में ज्ञानेश्वर चौबे बोलता है भारत के आदिवासी लोगों की जनसंख्या और अन्य पिछड़ी जातियां यानी बहुजनों की जनसंख्या में डीएनए के आधार पर कोई भी भिन्नता दिखाई नहीं देती है। इसके उल्टा ब्राह्मण लोग पश्चिम यूरोप के लोगों से उनका डीएनए मिलता है। इसके अलावा आदिवासी और अन्य जन आबादी का डीएनए वाई क्रोमोसोम के वंशावली में भिन्नता साफ दिखाई देती है। भारत के आदिवासी लोगों का वाई क्रोमोसोम वंशावली और अन्य निचली जातियां के लोगों का वाई क्रोमोसोम वंशावली में समानता है और वे एक दूसरे के पूरक है, लेकिन ऊंचे वर्णीय ब्राह्मणों से यह वंशावल बिल्कुल मिलती नहीं है। खासकर कि भारत में मुख्य हैप्लो ग्रुप M89, M52 और M95 यह भारत के पिछड़ी जातियां एवं आदिवासी लोग इनमें मिलते हैं, लेकिन उच्च वर्णीय जाति में खासकर कि ब्राह्मणों में ये M सीरीज का हैप्लो ग्रुप नहीं मिलता। अब पता चला भागवत ने चौबे को ही क्यों बोलने के लिए कहा, क्योंकि चौबे का एक डीएनए रिपोर्ट ये प्रमाणित कर चुका था कि SC ST और OBC का जो हैप्लो ग्रुप है वाई क्रोमोसोम है, इनमें ज्यादा समानता है और जो इनके अंदर जो हैप्लो ग्रुप मिलते हैं वो ब्राह्मणों में नहीं मिलते हैं। ब्राह्मणों के हैप्लो ग्रुप जो है यूरोप जो वेस्ट यूरेशियन लोग हैं इनके अंदर ज्यादा मिलते हैं। तो ज्ञानेश्वर चौबे के रिसर्च के कारण ब्राह्मण का विदेशीपन खतरे में आ गया था, इसलिए ज्ञानेश्वर चौबे को आगे किया। इसीलिए नीरज राय को आगे किया। नीरज राय एक लखनऊ का गद्दार आदमी है, ये भी कह रहा है ब्राह्मण देशी है। और आरएसएस के इतने झूठे और मक्कार लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में राखी गढ़ी है, तो ये कह रहे हैं कि हम कोई बाहर से नहीं आए। हरियाणा मतलब आर्ययाना। देखो चालाक लोग है ये बुद्धिभेद करने में इतने पटाऊ लोग हैं। वो क्या कह रहे हरियाणा मतलब आर्ययाना, यानी हरियाणा ये हमारे आर्य ब्राह्मणों की भूमि है। अरे ब्राह्मणों, तुम्हारे शब्द आर्य शब्द तुमने बुद्धिस्टों से चुराया। आर्य का मतलब श्रेष्ठ या नोबल होता है, वो आपके लिए नहीं है, वो अच्छे गुण का दर्शक है, वो ब्राह्मण का गुण दर्शक नहीं है, तो उन्होंने वहां से चुराया। मगर ये चालाकी कर रहे हैं कि हम लोग यही के। इतना ही नहीं बल्कि मोहन भागवत इतना नालायक व्यक्ति है, और उसके लिए नालायकी से भी कोई बड़ा शब्द होगा वो भी कम पड़ेगा। उसने जुडिशरी के लोगों का मिसयूज किया और साथ ही साथ उसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी मिसयूज किया। जहां पर ये साइट मिली है वहां पर अभी तख्ती लगी हुई है, बोर्ड लगा हुआ है एएसआई का, और एएसआई के डायरेक्टर जनरल एक नंबर का गधा तो नहीं कह सकते हैं। अगर वो डायरेक्टर जनरल है तो गधा कैसे होगा? वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण में होशियार ब्राह्मण है। मोहन भागवत अगर ब्राह्मण को मूल निवासी कह रहा है तो मोहन भागवत को कोई मान्यता देने वाला नहीं था, तो उसने वसंत शिंदे का मुंह इस्तेमाल किया, दिमाग भागवत का रखा। फिर वसंत शिंदे को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है तो उसने एएसआई का इस्तेमाल किया, यानी पुरातत्व विभाग का इस्तेमाल किया, और उसका जो डायरेक्टर जनरल है वो ब्राह्मण है, तो उस ब्राह्मण का इंटरेस्ट और भागवत का इंटरेस्ट कॉमन इंटरेस्ट है। उसने कहा तू जो चाहे कर ले, देश को हम ही चला रहे, हम तुझे प्राइज देंगे और तेरे जाति का हजारों वर्ष तक भला होगा। कल बहुजन लोग जग जाए तो ब्रिटिशों को क्विट इंडिया कहा। अगर ये डीएनए बहुजन लोगों को पता चल गया तो जल्द ही साल भर के अंदर हम लोगों को भागना पड़ेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को 2025 को हम लोग यहाँ शताब्दी वर्ष कैसे मनाएंगे। अगर ये पता चल गया भारतीय बहुजनों को कि ब्राह्मण लोग विदेशी है तो 2 अक्टूबर 2025 के पहले हमें भागना पड़ेगा। ऐसा मोहन भागवत ने 2019 में सोचा।
कम साल है क्या? 2019 2025 कम साल है जगाने के लिए? तो उनको घमंड क्यों है ब्राह्मणों को? उनको घमंड है कि सारी व्यवस्था हमारे नियंत्रण में, सारा मीडिया हमारे नियंत्रण में। अगर आज हमारा प्रोग्राम है, सारे अखबार में हेडिंग में आता, इधर आरएसएस शताब्दी वर्ष मना रहा है और उधर डॉक्टर विलास खरात ब्राह्मण विदेशी है घोषित करने वाला है, लोग उधर जाने की बजाय इधर आते। मीडिया, मार्केटिंग। ये साधारण व्यक्ति है यशवंत सिंधे, नाम लेकर कह रहे आरएसएस, वो मोहन भागवत के साथ इन्होंने काम किया, नाम लेकर बता रहे। और नाम लेकर नहीं बता रहे, कोर्ट में जाकर केस लड़ रहे हैं। और वो आज के बाद आपकी लड़ाई नहीं होगी, हमारी लड़ाई होगी। ये यशवंत सिंधे की लड़ाई, यशवंत सिंधे की लड़ाई नहीं है, देश को बचाने की लड़ाई है। ये जान हथेली पर लड़कर ये लोग लड़ रहे हैं। परसों मुझे आईबी के आदमी का फोन आया, या गुप्तचर विभाग का। वो कहने लगा कि आपका कार्यक्रम है, परमिशन लिया? मैंने कहा हमको 1950 में ही परमिशन मिल गया, 26 जनवरी 1950 को। मगर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा आरएसएस के खिलाफ केवल आपका ही कार्यक्रम है, किसी का कार्यक्रम नहीं है, केवल आपका कार्यक्रम है। मैंने कहा वो साइंटिफिक कार्यक्रम है, वो आरएसएस का नाम कहा लिया है, उसमें साइंटिफिक कार्यक्रम है। और वो परिषद है, परिषद में अगर ब्राह्मण विदेशी आएगा तो उसको विदेशी घोषित किया जाएगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं घोषित किया जाएगा। तो हंसते हुए कहा हमको पता है ब्राह्मण विदेशी है। उसने कहा हमको पता है ब्राह्मण विदेशी है, मगर आप उसी दिन क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने जब यह बुद्ध धर्म अपनाया था तो आरएसएस के लोगों को बहुत जल गया था, तो बाबा साहब ने यहां घोषित किया था, इसीलिए इसी दिन कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा कि नाग लोग इस देश के मूल निवासी लोग थे और ये ब्राह्मण लोग विदेशी थे, इन दोनों का आपस में लड़ाई था, और उस लड़ाई को कंटिन्यू करने के लिए बाबा साहब ने नागपुर में चुना। तो हम उस लड़ाई को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। अभी मेरी 4 और 5 को राष्ट्रीय मीटिंग है दिल्ली में, अलग अलग संस्थाओं को इकट्ठा करके। अकेले नहीं लड़ा जा सकता, संयुक्त मोर्चा कैसे खोला जाए, इसके लिए 2 दिन की राष्ट्रीय बैठक ऑल इंडिया के लोगों को कॉल करके बुलाया। आज आईबी वाले का फोन आया, केंद्रीय गृह विभाग, कराची आप दिल्ली में 2 दिन है। मैंने कहा आप केंद्रीय गृह विभाग से बोल रहे? हाँ मैं हूं, क्या बात है? नहीं हमें निमंत्रण नहीं दिया, हमें एड्रेस बताइए, हमें वहां आना है। तो मैंने केंद्रीय गृह विभाग को कहा वो हमारी सीक्रेट मीटिंग है, संगठनात्मक मीटिंग है, आपको क्यों बुलाए? उन्होंने कहा वो जो लेह लद्दाख में जो लड़ाई चल रही है, आप लोग भी अगर इकट्ठा आ जाए तो देश में आप लोगों की बड़ी ताकत बन सकती है, हमें सरकार को जानकारी देनी है। देखो हम बोल रहे हैं तो सरकार को कितना डर लग रहा है, अगर एक्शन करेंगे तो क्या होगा? हम बोल रहे हैं, केवल हम हमारे लोगों को जगा रहे हैं, दिमाग से जगा रहे हैं, भावनिकता नहीं कर रहे हैं। तो आरएसएस को इतना डर लग रहा है, इसका मतलब है जल्द ही भारत में जन आंदोलन होने वाला है, ऐसा संकेत अब एहसास हो रहा है, होने वाला है, जल्दी होने वाला है। तो ब्राह्मणों का जो डीएनए है वो विदेशी है। ये मोहन भागवत को पता चल गया, सारी यंत्रणा काम पर लगाई। अब 100 साल पूरे हो गए, 10 दिन पहले बोला कि ब्राह्मण यही का है, हो सकता कल डीएनए का बयान भी दे दे। तो मैं आज कह रहा हूं, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उसका उधार नहीं रखना है। ये देश हमारा है, वो विदेशी ब्राह्मण है, हम इस देश के नागवंशी लोग हैं, हम इस देश के मूल निवासी लोग हैं। और ये जो नागवंशी लोग हैं, यही 6,500 जातियों के टुकड़े में तोड़े गए लोग हैं। ये एक क्लास के लोग हैं, एक वंश के लोग हैं, और ये उनका भारत है, ये नाग लोगों का भारत है।
हमारा है। अगर हम इस देश के मूल निवासी हैं तो इन विदेशियों को जवाब देना जरूरी है। तो हमने सोचा नागभूमि में यह जवाब देना जरूरी है। ऑल इंडिया में हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। आज तो हम हॉल में बोल रहे हैं, हम लाखों की जनसभा लेकर बोलेंगे ब्राह्मण विदेशी है। यह जन प्रचार करना होगा, जनता को जानकार करना होगा, जगाना होगा। साथियों, इन ब्राह्मणों ने भारत पर कब्जा किया और कब्जा किए हुए मोहन भागवत ने आज भारत के प्रतीक का अपमान किया और उनकी माता अलग माता है, हमारी माता अलग माता है, मगर वो ये कह रहे हैं उनकी माता आपकी माता है। ये तो गलत है। हमारी माता हमारी माता है। भारत हमारा है तो भारत की माता हमारी माता है। उसका नाम महामाया है, वो भारत की माता है। वो जो तारा देवी है उसको तुम शेर वाली देवी, भाषण में भी कहा शेर वाली देवी, वो तारा देवी है, वो प्रज्ञा देवी है, वो ब्राह्मणों की माता नहीं है। उसकी चोरी करके आपने दुर्गा बनाया, उसकी चोरी करके आपने धंधा शुरू किया। अमेरिका के एक बड़े इंडोलॉजिस्ट है, उनका नाम है अल्फ हिल्ट बिटल। इन्होंने इतना प्रमाणित किया कि ये जो शेर वाली जो देवी है, लॉयन वाली जो गॉडेज है, ये बुद्धिस्ट गॉडेज है। इसका उन्होंने प्रमाण दिया कि बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण की जो मुद्रा है, उसका बुद्ध का सिर उत्तर की तरफ होता है, मुंह जो होता है वो पश्चिम की तरफ होता है और पैर जो होता है वो दक्षिण की तरफ होता है। अल्प हिल्ट बिटल कहते हैं कि बुद्ध का उत्तर की दिशा ये परिनिर्वाण की दिशा है। इतनी पवित्र दिशा मानी गई उत्तर को कि बुद्ध का सिर उत्तर की तरफ है, इसलिए उसको परिनिर्वाण की दिशा माना गया। इसलिए शेर के साथ तारा देवी को खड़ा किया गया और उसका शेर या उसका लॉयन, उसका मुंह भी उत्तर की तरफ होता है, क्योंकि उत्तर की दिशा निर्वाण की दिशा होती है, वो हमारी है। तो इसीलिए साथियों, हम लोगों को जगाना होगा। ये ब्राह्मण विदेशी लोग हैं और इन विदेशी ब्राह्मणों का भारत पर जो नाजायज कब्जा है, इस नाजायज कब्जे के खिलाफ अभी लड़ना होगा। ईवीएम के कारण अवतार, वो अभी एक भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा, अवतार का जिक्र किया, संघ का प्रचारक होने का गर्व किया। आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं यशवंत सिंधे जी को यहां पर क्यों बुलाया? हम जो कह रहे हैं कि आरएसएस आतंकवादी संगठन है, तो इसका पुष्टि देने के लिए हमने यशवंत सिंधे को बुलाया। भाई हम गलत है कि सही है? इन्होंने केस डाली, जजेस को मैनेज किया। 2006 में बम ब्लास्ट हुए नांदेड़ में और 2003 की सीक्रेट मीटिंग में यशवंत सिंधे जी बैठे हुए हैं और वो इस बात के गवाह, कोर्ट में एफिडेविट लिख के दिया कि इन्होंने मेरे सामने कहा हमें बम ब्लास्ट करना है, मैं उसका आई विटनेस हूं, इन्होंने कहा। ये सबूत है। तो ब्राह्मण लोग आज देशभक्त के नाम पर आगे आ रहे हैं, पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। जिनका डीएनए विदेशी है, वो मोहन भागवत सभी का डीएनए समान है, ये कहने का अधिकारी नहीं है। जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाई, जिन्होंने छुआछूत पैदा किया, जिन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स पैदा किए, जिन्होंने आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया, जिन्होंने महिलाओं को गुलाम बनाया और इस देश के साधन और संसाधन पर हजारों वर्ष से जो कब्जा किए हुए हैं, उन ब्राह्मण लोगों के मुंह में भाषा शोभा नहीं देती है कि सभी का डीएनए समान है। तो ये पाप आप लोगों ने क्यों किया? ये पाप आप लोगों ने क्यों किया? आपकी कथनी और करनी में क्या अंतर है? आपका व्यवहार क्या है? आप तो संविधान बदलने की बात कर रहे हो, ईवीएम के जरिए से 400 पार की बातें कर रहे हो। तो आने वाले समय में ब्राह्मण लोग संविधान बदलने वाले हैं, ये अफवाह है। आज नरेंद्र मोदी के हाथों से जो दुष्कृत्य किया गया, ये संविधान को बदल कर
करके किया गया। ये जो दिन है ये आरएसएस के जीत का दिन है, ऐसा वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और साथियों, अशोक राजा का विजय दिन के पूर्व दिन पर उन्होंने ये किया। बाबा साहब अंबेडकर ने ब्राह्मणवाद के लात मारी थी इसी नागपुर में, ब्राह्मणवाद के पिछवाड़े इसी नागभूमि में लात मारी थी। इसी जगह से वो कह रहे हैं कि ये भारत हमारा है, इसलिए इसका जवाब देना जरूरी है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, ब्राह्मण को विदेशी कहना ही देशभक्ति है। मैं आज से, क्योंकि ये मैं महसूस कर रहा हूं कि शायद हमारे लोगों को डीएनए कॉन्फ्रेंस का मतलब समझ में नहीं आया, शायद वो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानने लगे और उनको लगा कि ये साइंस वाले लोगों का विषय है। तो अब मैं डीएनए परिषद लिखूंगा, मगर उसमें सब टाइटल लिखूंगा कि ब्राह्मणों का ये देश नहीं है, ब्राह्मण विदेशी है, ये कहना ही राष्ट्रवाद है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, अगर मैंने ब्राह्मण को विदेशी कहा, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, तो किसी ब्राह्मण को बुरा लगा तो कोर्ट में जा सकता है, उसको खुली चुनौती, कोर्ट में जाए। मगर वो जाएंगे नहीं, वो जाएंगे नहीं। जाएंगे तो पॉपुलर हीरो होऊंगा मैं, वो जाएंगे तो हीरो भागवत नहीं होगा, हीरो मैं हो जाऊंगा। भले ही चंद्रचूड़ जैसे संविधान विरोधी जजेस को, ब्राह्मण को वहां रखा, तो भी ऐसे ब्राह्मण जजेस को डीएनए का रिपोर्ट देखकर फैसला देना होगा। और ये जो डीएनए रिपोर्ट है हमने घर में नहीं छापे, इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्ट लोगों ने प्रकाशित किए हुए हैं। मैं वहां इंटरनेशनल डीएनए रिपोर्ट दूंगा। और मोहन भागवत को भी, तुम्हारे पास क्या सबूत है भागवत जी? तो भागवत जी चुप हो जाएंगे। भागवत जी बोलेंगे मेरे पास तो कोई सबूत नहीं, सारे सबूत तो इनके पास है। तो जज बोलेगा विलास खरात राइट है, मोहन भागवत रॉन्ग है। ये अगर ब्राह्मण को विदेशी कह रहे हैं तो ये इनके राष्ट्रवाद को हम कानूनन मान्यता देते हैं, क्योंकि भारत का संविधान साइंस के अनुकूल है, साइंस के विरोध में नहीं है। मैं इस मौके पर 2-3 बातें कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी 4-5 को हम फैसला करने वाले हैं, जो राष्ट्रीय बैठक होने वाली है। और 26 नवंबर के दिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटीज के लोगों का हम राष्ट्रीय संगठन, ऐसे लोग हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं जिनके फॉलोवर करोड़ों में है, ऐसी तंजीम का, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हम मुंबई में 26 नवंबर को करने वाले हैं। क्योंकि लड़ाई लड़ना हम जानते हैं, लड़ाई के दावपेच बनाना भी हम जानते हैं। ब्राह्मणों के पास जो हथियार है ईवीएम है, ईवीएम के खिलाफ बोल रहे, कर नहीं रहे। ईवीएम के खिलाफ उतरना होगा। सारी धांधली हो रही है, लाखों करोड़ों के आंकड़े सामने आ रहे। इसके लिए हमारी गुलामी की वजह 2 विदेशी चीजें हैं। अगर हमें भी स्वदेशी आंदोलन चलाना है तो डीएनए के अनुसार हम मूल निवासी है, डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी है। और विदेशी ब्राह्मणों की 2 विदेशी चीजें हैं, एक तो उनका विदेशीपन और दूसरी विदेशी चीज ईवीएम मशीन है। जैसे ब्रिटिशों के समय में विदेशी चीजों का बहिष्कार अभियान चला था, उसी तरह इन विदेशी ब्राह्मणों के द्वारा ये जो विदेशी ईवीएम थोपा गया है, इसको रिजेक्ट करने का अभियान चलाना होगा। साथियों, मैं साइंटिफिक आधार पर कह रहा हूं कि ब्राह्मण विदेशी है। और उन विदेशी ब्राह्मणों ने क्या क्या किया? विदेशी ब्राह्मणों ने सिलेबस बदल दिया, अब रामायण पढ़ना होगा। देखो गुंडागर्दी, इन विदेशी ब्राह्मणों की तानाशाही कितनी बढ़ गई कि रामायण पढ़ना होगा, महाभारत पढ़ना होगा, गीता पढ़नी होगी। कल दिल्ली के सीएम ने, जो खुद उसने बयान में कहा कि हमने ईवीएम घोटाला करके देश की सत्ता हथिया ली है, चुनाव आयोग ने उस गुप्ता मुख्यमंत्री पर कार्रवाई किया। कल दिल्ली सरकार ने, दिल्ली स्टेट ने ऐलान किया कि आरएसएस पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। यह संविधान द्रोह, यह है संविधान द्रोह। कौन अधिकार दे रहा है आपको आरएसएस पढ़ाने के लिए?
इन्होंने धार्मिक सिलेबस बनाया, ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भारतीय समाज में मनुस्मृति को कैसे लागू करे, ऐसा सिलेबस शुरू कर दिया। तो ये जो ब्राह्मणवाद है ये हर जगह घुस गया है, हर क्षेत्र में हावी हो गया है। न्यायपालिका पर कब्जा कर लिया है, जुडिशरी पर कब्जा कर लिया है, पार्लियामेंट सिस्टम में जो हमारे एससी एसटी के जो सांसद है वो दलाल भड़वे बने हुए हैं। और ये ओडिशा से हमारा भाई ये बोलने के लिए यहाँ आया नागपुर में कि उसको लगा कि नागपुर में ज्यादा कट्टर अम्बेडकरवादी है, वो ओडिशा में तो बोलता ही रहता है। मगर उसने कहा कि हमें 2032 में जब पुणे करार को 100 साल पूरे हो जाएंगे तो हम डिमांड कर रहे हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट लागू करो। ये वकील है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये वकील है, कह रहा है कि मैं केस लड़ना चाहता हूं। मगर मेरे भाई को मैं कहना चाहता हूं कि मांगना तो ब्राह्मणों के पास ही पड़ेगा। ब्रिटिशों के पास करते तो न्याय करते, मगर ब्राह्मण न्याय करेंगे क्या? ब्राह्मण जुडिशरी के लोग हमारी बात को मानेंगे? इससे अच्छा एक तरीका है कि गांधी जी ने 1942 में कहा क्विट इंडिया मूवमेंट, तुरंत दूसरे दिन अंग्रेज लोग भागकर नहीं चले गए, 47 में चले गए। आज 100 साल पूरे हो गए। मैं इस 100 साल के उपलब्धि में मूल निवासी बहुजनों को तोहफा देना चाहता हूं, और वो तोहफा है आज हम यहां नागभूमि से कहना चाहते हैं कि मोहन भागवत और विदेशी ब्राह्मणों भारत छोड़ो। हमें किस बात की डर की जरूरत है जब डीएनए हमारे समर्थन में है, जब डीएनए विश्व स्तर का डीएनए रिपोर्ट हमारे समर्थन में है, तो हमें किस बात की जरूरत है? मैं आज हॉल में बोल रहा हूं, आने वाले समय में हम लाखों की सभा में बोलेंगे, फिर देखते हैं उनमें कितनी ताकत है और हमारे समाज में कितनी ताकत है, हमारे संविधान में कितनी ताकत है। क्योंकि हमारा संविधान विदेशी लोगों को भारत पर राज करने का अधिकार नहीं देता है। हमारा संविधान भारतीय लोगों को भारत पर राज करने का अधिकार देता है, ब्राह्मणों को भारत पर राज करने का अधिकार संविधान नहीं देता है। 3.5% ब्राह्मण ईवीएम के जरिए से सत्ता में आए, जनमत के जरिए से सत्ता में नहीं आए। इसलिए अगले साल से जब अशोक विजयादशमी रहेगी, उसके पहले वाला जो दिन रहेगा, तारीख नहीं, अशोक विजयादशमी, कल अशोक विजयादशमी है, अगले साल जो तारीख में आएगा अशोक विजयादशमी, हम उसके पहले दिन दोबारा इकट्ठा हो जाएंगे, ग्राउंड में इकट्ठा हो जाएंगे और कहेंगे अब 1 साल हो गया है, ऐलान किया था विदेशी ब्राह्मणों भारत छोड़ो। वो दिन का सेलिब्रेशन करेंगे, नागपुर के धरती पर इकट्ठा होंगे और ये कहेंगे कि 1 अक्टूबर को अशोक विजयादशमी के पहले दिन पूर्व संध्या में कहा था विदेशी ब्राह्मण भारत छोड़ो। जब ये चर्चा शुरू हो जाएगी तब हमारे लोगों के भेजे में घुसना शुरू हो जाएगा। शायद उनको डीएनए परिषद से कुछ दिमाग में घुस नहीं रहा होगा या कम समझ में आ रहा होगा, मगर जब ये प्रचार शुरू हो जाएगा विदेशी ब्राह्मणों भारत छोड़ो, तो हमारे लोगों का कल्याण होगा। क्योंकि आज भागवत कह रहा है, आज मोदी कह रहा है, हजबोले कह रहा है कि पंचसूत्री प्रोग्राम हमने बनाए, और पंचसूत्री प्रोग्राम में स्वदेशी का उन्होंने नारा लगाया, आत्मनिर्भर का नारा लगाया और ये कहा कि पुरानी व्यवस्था लाना है। साथियों, स्वदेशी का मतलब है ब्राह्मणों की व्यवस्था, ब्राह्मणों की व्यवस्था यानी मनु की व्यवस्था, आत्मनिर्भर भारत यानी मनु प्रणीत वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का भारत। इन ब्राह्मणों के सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। जो विदेशी ब्राह्मण हैं उनका हमें मुकाबला करना होगा। तो उनका अगर मुकाबला करना है तो समाज को जगाना होगा, समाज को दृष्टिकोण देने वाली विचारधारा आपके पास होगी तो समाज में मौलिक परिवर्तन होगा। क्राउड इकट्ठा बाद में आती है, पहले बुद्धिवादी वर्ग तैयार होता है। अगर बुद्धिवादी वर्ग ने सिद्धांत को पकड़ा तो समाज उन बुद्धिवादी के मार्गदर्शन में आगे चलेगा। हमारे समाज में जो अज्ञानता है, जो भयंकर अज्ञानता है, इसके कारण जो पॉपुलर पद्धति से जो काम करते हैं उसके पीछे भेड़ बकरियों की तरह लोग चलते हैं। आपको सिद्धांत बनाकर काम करना होगा।
मगर कितने दिन हम प्रबोधन करते रहे। अब समय आ गया है, मैदान में उतरना होगा और मैदान में उतरकर बड़ी एक्शन करना होगा। बाबा साहब के पास 1927 में उतना बड़ा संगठन नहीं था जितना 1942 में नागपुर में था, मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जितनी शक्ति इकट्ठा की, मनुस्मृति जला के दिखाई। एक व्यक्ति ने मनुस्मृति जलाई, पूरे देश भर में ब्राह्मणों ने हाहाकार मचाया कि कोई युवा है, उसने हमारे धर्म ग्रंथ को आग लगाई है। बाबा साहब अम्बेडकर जिस गांव में नहीं गए, उस गांव में ब्राह्मणों ने गालियां बकी, उस गांव में बाबा साहब के धिक्कार लगाना शुरू हुआ। तो दबे कुचले लोगों के अंदर स्वाभिमान पैदा हो गया, कोई तो भी है इन ब्राह्मणों को चुनौती दे रहा है। साथियों, बाबा साहब का सिद्धांत था एजुकेट, पहले लोगों को जागरूक करो। उसके बाद बाबा साहब ने क्या कहा, संगठित करो। ऐसा नहीं कहा। कुछ लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब के स्टेटमेंट को बदल दिया। बाबा साहब का सिद्धांत है एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, क्योंकि बाबा साहब मैदान की लड़ाई लड़ना जानते थे, संगठन बना रहे थे। संगठित करने के लिए बाबा साहब ने सिद्धांत, संगठित करने का सिद्धांत आखिरी रखा। पहला सिद्धांत क्या रखा, एजुकेट। सेकंड सिद्धांत क्या रखा, एजिटेट, यानी संघर्ष करो। और लास्ट में क्या कहा, इस लड़ाई से जो आपके साथ आएगा उनको संगठन में लो, जो भाग जाएगा उसको भागने दो। तो बाबा साहब का जो सिद्धांत है वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत साइंटिफिक है। तो उस सिद्धांत पर अभी हम अमल करना चाहते हैं। बहुत जागृति हो गई है, बहुत जागरण हो गया, बहुत बड़े बड़े भाषण हो गए। अभी भाषणों की जरूरत नहीं है, समाज को एक्शन की जरूरत है। कुछ लोगों ने नारे लगाए थे 2019 में ईवीएम फोड़ेंगे, फिर बाद में और आगे चला गया 2024 में फोड़ेंगे। तो भाषण में बहुत कह दिया, मगर एक्शन कुछ भी नहीं किया। दुश्मन को अलर्ट कर दिया, दुश्मन डर भी गया था, मगर दुश्मन को हौसला बढ़ाने के लिए पीछे हट गए, यानी समझौता कर लिया। अगर इस देश को बचाना है तो अब मैदान में उतरना होगा। 2029 के अंदर हम ईवीएम फोड़ेंगे और दिल्ली की मीटिंग में इसका ठोस फैसला करेंगे। और 2029 में मैं तो ईवीएम फोड़ने वाला हूं। 2029 में ईवीएम फोड़ूंगा और ईवीएम फोड़ने के लिए लोगों को तैयार करेंगे। ईवीएम फोड़ना राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रद्रोह कैटेगरी में नहीं आता है। ईवीएम में गड़बड़ी होती है, सुब्रमण्यम स्वामी खुद मान रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी डेली गालियां दे रहा है नरेंद्र मोदी को, और वो सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी कहा नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है वाराणसी में चुनाव जीतने की। इसका मतलब है सुब्रमण्यम स्वामी भी मान्य कर रहा है नरेंद्र मोदी जीत नहीं सकता। इसलिए इस डीएनए कॉन्फ्रेंस के उपलब्धि पर मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत में क्रांति होने का लक्षण आ गया है। भारत में क्रांति को कोई रोक नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग की धांधली को लेकर मैंने पोस्ट डाला था कि बांग्लादेश में आंदोलन हुआ, जन आंदोलन हुआ, और जो चुनाव आयोग घर में बैठा था, आयुक्त घर में बैठा था, लोग उसके घर पर गए, उसको घसीट कर बाहर लाया और उसके गले में जूते की माला डाली, वीडियो बनाए और 2-4 जूते मारे। तो मैंने वो पोस्ट किया। बीड़ जिले के आष्टी तहसील में एक आरएसएस बीजेपी के लोगों ने किसी वकील के नाम पर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और कहा कि लोकतांत्रिक देश में तानाशाह देश का समर्थन कर रहा है। मैं चुनाव आयोग को घेरना चाहता था, अच्छा हुआ कि उसने मेरे ऊपर केस किया। जब मैं कोर्ट में जाकर सबूत लेके जाऊंगा तो बहुत सारा मसाला लेके जाऊंगा। कोर्ट में जाने का जो जरिया है, एक खुद होकर केस दर्ज करो या दुश्मन को आपके ऊपर केस दर्ज करने दो। आपको दोनों को तो लड़ना ही होगा, मगर वो लड़ाई अब मुझे किसी भी हालत में लड़नी होगी। राहुल गांधी सबूत स्क्रीन पर दिखाकर सबूत दिखा रहा है, वो लोगों को, जिंदा लोगों को खड़ा कर रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर नहीं हो रहा है, मेरे खिलाफ एफआईआर हो रहा है, मगर मुझे वो बड़ा करना चाहते हैं ब्राह्मण लोग। तो मैं उनका हृदय से आभारी हूं, क्योंकि हम लड़ाकू लोग हैं, भीमा कोरेगांव लड़ने वाले लोग हैं। तो लड़ाकू नस्ल के होने के कारण हमें लड़ाई में मजा आएगा, समझौता करने में नहीं। हम लड़ेंगे। इस देश को बचाने के लिए
लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें जान की बाजी लगानी पड़े तो जान की बाजी लगाएंगे। इसलिए 26 नवंबर को जिस संस्था को हम ओपनिंग कर रहे हैं गणमान्य लोगों के द्वारा, उस संस्था का, नई संस्था का नाम है संविधान सुरक्षा समिति। हम इस देश को बचाना चाहते हैं तो पहले हम तैयारी तो करें, इसके लिए साधन तो खड़ा करें, और वो साधन निर्माण होने की प्रक्रिया में है। साथियों, आने वाले समय में बड़ी कुर्बानी के लिए लोगों को तैयार करना होगा। बड़ी कुर्बानी करनी हो, बड़ी कुर्बानी के लिए हमें तैयार होना होगा, और इसके लिए गांव गांव में जाकर हमें संगठन निर्माण करने का काम करना होगा। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं मायूस नहीं हूं। मायूसी जो है ये लीडरशिप का गुण नहीं होता है। जो मायूस होता है वो लीडर नहीं हो सकता है। हम ये लड़ाई लड़ने वाले हैं और हम जीतने वाले हैं। हमारी कौम का जो खून है वो शासक नस्ल का है। हमारे पास सत्ता नहीं है आज। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लड़ना नहीं जानते, हम लड़ना भूल गए। तो इसीलिए साथियों, हमें भारत में क्रांति दिखाई दे रही। कुछ लोग कहेंगे कि क्रांति का मतलब बहुत हिंसक होती है, और आप हिंसा का समर्थन कर रहे हो, क्योंकि हमारे दुश्मन उसका मिस इंटरप्रिट करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा दिया 1954 को। 1952 को इस्तीफा देने के बाद बाबा साहब अंबेडकर पुणे गए, और पुणे के वकील और जजेस के सामने पुणे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के लाइब्रेरी हॉल में बाबा साहब का स्पीच हुआ, और वो स्पीच राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम नंबर 18 भाग नंबर 3 में मौजूद है। उस भाषण का विषय था लोकतंत्र सफल होने की वजह क्या है और लोकतंत्र विफल होने की वजह क्या है। बहुत सीधा सिंपल विषय। जो कानूनी विषय होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, मगर बाबा साहब ने वकीलों के सामने इतना सादा विषय रखा, लोकतंत्र सफल होने की वजह क्या है और लोकतंत्र विफल होने की वजह क्या है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, लोकतंत्र सफल होने की पहली शर्त है मजबूत विपक्ष चाहिए। अब बताओ, महाराष्ट्र में विपक्ष कहाँ है? देश में विपक्ष कहाँ है? सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाकर उधर चले गए। महाराष्ट्र के सारे भ्रष्टाचारी अब लोगों को लूट रहे हैं। कहाँ है विपक्ष? बाबा साहब ने दूसरी वजह बताई कि जिस देश में गरीब और अमीर की खाई बढ़ेगी, उस देश में हिंसा बढ़ेगी और शोषित वर्ग मैदान में उतरेगा। और बाबा साहब ने उस भाषण में कहा, जिसने लोकतंत्र पैदा किया, कि लोकतंत्र को सफल अगर करना है तो भारत में गरीब नहीं होना चाहिए। भारत में कितना गरीब है? भारत में सबसे ज्यादा दुनिया में नंबर 1 पावर की बन गई है। आज नरेंद्र मोदी नालायक व्यक्ति है। भारत दुनिया में नंबर 1 का गरीब देश है। आज संघ के स्तुति गान में कह रहा है भारत तीसरे नंबर की शक्ति बनने वाली है, विश्व की शक्ति बनने वाली है। भारत नालायकी में विश्व में पहला देश बन गया, और ये नालायक व्यक्ति कह रहा है तीसरी शक्ति बनने वाली है। बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, वो कह रहे हैं भारत में गरीबी मत बढ़ने दो। अगर गरीबी बढ़ेगी तो ये शोषित लोग सड़क पर उतरेंगे और क्या करेंगे, कितना हिंसक आंदोलन होगा। बाबा साहब कहते हैं ये बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो लोकतंत्र की बजाय उसका नया रूप क्या होगा, ये बताने के लिए मेरे सामने शब्द नहीं है। साथियों, ये लोग देश में खूनी हिंसा करना चाहते हैं। इस देश में बेरोजगारों को फौज पैदा करके मारना चाहते। इस देश में रेपिंग करके लाखों महिलाओं को उजाड़ दिया, उनका घर परिवार बर्बाद कर दिया। क्या हम ये सब देखते रहे? क्या हम लोगों का कोई दायित्व नहीं है? तो इस देश में राष्ट्रवादी मूवमेंट का आज से जन्म हुआ है। वो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी मूवमेंट कहते हैं, यानी इन्होंने आजादी का आंदोलन चलाया, फलाना किया, ढिकना किया, दलाली किया, सावरकर ने अंग्रेजों की दलाली किया। ये लोग राष्ट्रवादी लोग नहीं है। राष्ट्रवाद का आधार गीता, रामायण, महाभारत नहीं हो सकता, पुराण नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद का आधार फुले शो अंबेडकर है, और राष्ट्रवाद का आधार भारतीय संविधान है, और राष्ट्रवाद का आधार डीएनए परिषद है। हम लोग आज राष्ट्रवादी मूवमेंट को घोषित कर रहे हैं। हम जो मूवमेंट चला रहे हैं यही राष्ट्रवादी मूवमेंट है।
और आरएसएस, बीजेपी और मनुवादी लोग जो मूवमेंट चला रहे, ये देशद्रोह की मूवमेंट चला रहे। ये विदेशी कौम के लोग देशद्रोही लोग हैं। और जो भारत के एससी, एसटी, ओबीसी लोग आज भले अज्ञानी है, मगर जब ये हमारी डीएनए की बात लाखों में उछाली जाएगी, करोड़ों में चर्चा होगी, तो साथियों इस देश में राष्ट्रवादी मूवमेंट खड़ी होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। और इस देश को बचाने के लिए अगर हमें गोली खानी पड़े, इस देश को बचाने के लिए अगर हमें सूली पर जाना पड़े, तो हम खुशी खुशी से जाएंगे, क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं। हमारे राष्ट्र को बचाना हमारा नैतिक फर्ज है। मैं इस मौके पर आपको हार्दिक बधाई देता हूं। और आपने नागपुर में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। ये लाखों करोड़ों तक संदेश देने वाला कार्यक्रम है। क्यों संदेश देने वाला कार्यक्रम है? जैसे ब्रिटिशों को क्विक इंडिया कहा कहकर अंग्रेजों भारत छोड़ो कहा, उसी तरह आज हमने 1 अक्टूबर 2025 को जब आरएसएस को 100 साल पूरे हो गए, हमने भी कहा अंग्रेज विदेशी है तो हमने तुम्हारे लोगों का साथ दिया। मुगल विदेशी थे, हमने तुम्हारे लोगों का साथ दिया। डच विदेशी थे, पुर्तगीज विदेशी थे, अंग्रेज विदेशी थे, हमने तुम लोगों का नेतृत्व मान्य किया। और हम तुम्हारे तथाकथित आजादी और राष्ट्रवाद के बहकावे में आकर हमने देश को बचाने के लिए आपको समर्थन दिया, मगर आपने लोकतंत्र को खत्म करने के लिए राष्ट्रवाद और देशभक्ति का सहारा लिया। तो अब हमें ओरिजिनल राष्ट्रवाद पर आना पड़ रहा है, ओरिजिनल देशभक्ति पर आना पड़ रहा है। आज हमारा मूल निवासी राष्ट्रवाद का दिन है। अगले साल से हम अशोक विजयादशमी के पूर्व संध्या में ऑल इंडिया में ये मनाना शुरू करेंगे, हर जिले में मनाना शुरू करेंगे, हर राजधानियों में मनाना शुरू करेंगे। तब लोग बोलेंगे, अरे 1 अक्टूबर 2025 को जब आरएसएस को 100 साल पूरे हो गए, जब वो कॉइन को बदल रहे, जब वो ब्राह्मणवाद को इस देश पर थोप रहे और आतंकवादी संगठन को बड़ा देशभक्त संगठन कह रहे, तो हमारे कलेजे को भी ठंडक तब मिली थी जब हमारे नेतृत्व ने, हमारे संगठन ने कहा था ये विदेशी ब्राह्मण है। अंग्रेज ज्यादा विदेशी था, उससे ज्यादा 10 गुना 100 गुना विदेशी ये विदेशी ब्राह्मण है। और इन विदेशी ब्राह्मणों को भारत छोड़ना होगा। और इसके लिए हम 10 साल तक इंतजार कर सकते हैं, यानी 10 साल तक हम तैयारी कर सकते हैं। इन विदेशी ब्राह्मणों को भारत से भगाने के लिए हम अल्टीमेटम दे रहे हैं 10 साल तक, क्योंकि 10 साल तक हमारे लोगों को डीएनए बताना होगा, विदेशी बताना होगा। विदेशी ब्राह्मणों का डीएनए ग्रुप क्या है? R1A1। मूल निवासी बहुजनों का डीएनए ग्रुप क्या है? L3 हमने सोचा संगठन बहुत सारे रहते, नामों के रहते, हमने हमारे डीएनए ग्रुप को ही संगठन बनाया L3 ताकि प्रचार तो हो। इसलिए आज का दिन कौन सा है? आज का दिन मूल निवासी राष्ट्रवाद का है। आज का दिन कौन सा है? मूल निवासी देशभक्तों का दिन है। आज का दिन भागवत का पराजय का दिन है। आज का दिन इन विदेशी ब्राह्मणों का पराजय का दिन है। और ये जो बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, वो क्या प्रतिक्रिया करेंगे इसकी हम परवाह नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पुरखे कलिंग युद्ध में लड़े थे, जीते कि नहीं? हमारे पुरखे कोरेगांव में लड़े, जीते कि नहीं? तो हमारा खून जो है उन लोगों का है। हमारा खून कायर और गद्दारों का नहीं है, हमारा खून शूरवीर नागवंशी लोगों का है। और मैं जो हूं या हमारे लोग जो है वो बुद्धा और अशोका के वंशज है। और ये देश जो है ये बुद्धा और अशोका का है, सिंधु सभ्यता का है। ये जो ASI लिख रहा है वहां जाकर सिंधु सरस्वती सभ्यता, देखो ये विदेशी लोग कह रहे हैं राखी गढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता है। अभी मैंने नीरज राय का स्टेटस देखा तो नीरज राय कॉन्फ्रेंस कर रहा है सरस्वती सिंधु वैदिक सभ्यता। यानी ये लोग जो है ये सुधरने वाले नहीं हैं। विदेशी लोग टेढ़े होते हैं और विदेशी लोगों को विदेशी कहकर ही सीधा किया जा सकता है। इसलिए मूल निवासी जिंदाबाद, मूल निवासी राष्ट्रवाद जिंदाबाद। इसीलिए हम लोगों को ये नारा आज से लगाना होगा। आज का दिन मूल निवासी राष्ट्रवाद का दिन है। और आज का दिन जब अगले साल आएगा अशोक विजयादशमी का पूर्व संध्या, तब राष्ट्रवाद के नाम पर आपको मनाना है। मेरा अभी फ्लाइट है,
और मुझे दिल्ली पहुंचना है, फिर सवेरे ट्रेन पकड़ना है और 12 बजे मैं बिल्कुल कानपुर पहुंचूंगा और 12 बजे वहां लाखों लोगों का धम्म दीक्षा का कार्यक्रम आरंभ होगा। नहीं तो मेरी सब मिस हो सकता है। मैं यहीं पर मेरी बात को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मूल निवासी राष्ट्रवाद, मूल निवासी राष्ट्रवाद, मूल निवासी जागेगा, विदेशी ब्राह्मण भागेगा। अभी कल से ये नारा फेमस होना चाहिए। मूल निवासी जागेगा, मूल निवासी जागेगा, मोहन भागवत भागेगा। धन्यवाद। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।